जी, खामोश, जब सब खामोशी हो गई। एग्जाम्पल दिखाऊं पीछे ऊपर जाकर? कौन से चैप्टर में करवाई थी यार? चले खैर, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। इसमें क्या होता है कि आपका बाइट के बराबर नहीं होता है, और ए मतलब इक्वल नहीं है, कंपेयर की है। कंपेयर जंप नॉट इक्वल। कंपेयर करो, इक्वल नहीं है तो जंप कर जाओ। कंपेयर जंप नॉट इक्वल, मगर इसके अंदर एक रजिस्टर है और एक कोई नंबर दिया हुआ होगा। यहाँ पे वो कौन सा रजिस्टर है? यहाँ पे तो डेफिनेटली ए रजिस्टर है। यहाँ पे R0 से R7 तक का है, और नंबर हैश के साथ डाटा है। ये दोनों तकरीबन एक ही जैसे हैं, और दोनों की अलग अलग एग्जांपल भी दी हुई है। इन जंप्स को लेकर आप प्रोग्राम बना सकते हैं। बेटा आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है तो फिर आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे। देखिए, इन जंप्स को देखें और मुझे बताएं कि इनसे कि नहीं। यस सर, आवाज कट रही थोड़ी। अच्छा बेटा, आवाज आ रही है अब? क्लियर है? अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जंप की कंडीशन समझ में आ गई है? बस ये पूछना चाह रहा था, क्या इन जंप्स को यूज करते हुए आप कोई प्रोग्राम बना सकते हैं? सर जंप जेबी का बता सकते हैं। मैं अच्छा, ये बताइए कि आप ऊपर के दो जंप है, मैं आपको 125 नंबर दे रहा हूं, माइनस एक रजिस्टर में मैंने 125 नंबर डाला है, एक रजिस्टर में मैंने 2 नंबर डाला है, और मैं कह रहा हूं कि दूसरे वाले रजिस्टर से पहले वाले रजिस्टर को माइनस करते चले जाओ 10 टाइम्स। तो कैसे करूंगा? ऊपर की सिर्फ दो ऊपर की सिर्फ दो जंप को यूज करते हुए, दोनों में से कोई एक जंप को यूज करते हुए वो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? पर एक रजिस्टर में डाला है, एक रजिस्टर में 2 नंबर डाला है, और दूसरे वाले रजिस्टर को पहले वाले रजिस्टर से माइनस करना है, और 25 टाइम्स माइनस करना है। तो मैं उन दो कंडीशंस को कैसे यूटिलाइज करूंगा? सोचें और बताएं। कौन सा जंप इन दोनों में से कौन सा शुरू के दो जंप में से कौन सा जंप यूज करवाएंगे? अच्छा बेटा, जे जेड से नहीं करवा सकते, क्योंकि मैंने कहा है कि 25 टाइम्स माइनस करवाना है। 125 नंबर है मेरे पास, दो दो माइनस करेंगे। आपके पास फ्लैग रजिस्टर कभी भी जीरो वाला होगा ही नहीं, क्योंकि 25 दफा माइनस करवाना है। 25 इंटू 50, 125 माइनस 50, आपके पास आंसर कभी जीरो ही नहीं आएगा। जी बेटा, समझ में आया मेरी बात? क्या अगर मैं कहता कि मेरे पास 1004 नंबर है, एक एक 1024 नंबर है मेरे पास, उसको उस वक्त तक माइनस कर डिक्रीमेंट करते रहो जब तक वो जीरो ना हो जाए, तो फिर मैं वो जे जेड यूज करूंगा। या मैं चाहता हूं मेरे पास 35 नंबर है, उसको डिक्रीमेंट करते रहो, और
जैसे ही वो 0 हो उसको फिर इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर दो, तो फिर मैं ये यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो अब आप लोगों को इन जम्प्स को यूज करते हुए प्रोग्राम बनाने को मैं दे सकता हूं एग्जाम में। ठीक है, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि ये इन कंडीशंस को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा और आप कैसे इस जंप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जी बेटा आवाज आ रही है सबको? यस सर, और रिकॉर्डिंग ओके जी बेटा, अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की मैंने। ओके, ऑल कंडीशनल जंप्स आर शॉर्ट जंप्स। ये जितनी भी कंडीशनल जंप्स हैं वो तमाम के तमाम क्या है, शॉर्ट जंप इनको बोला जाता है। द एड्रेस ऑफ द टारगेट मस्ट विद इन दी -128 टू +127 बाइट ऑफ द कंटेंट ऑफ द पीसी। उनका जो टारगेट है वो इसके दरमियान होना चाहिए, जब भी उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट जंप बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, long jump, the unconditional jump is a jump in a with control is transferred unconditionally to the target location। यानी कि हमको कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, बस हमको जंप करवाना है। ठीक है तो उसमें कोई टारगेट भी नहीं होता, कोई वो भी नहीं होता, तो वो लॉन्ग जंप जो होता है वो 3 बाइट का होता है। ठीक है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट बाइट इज ए ओपी कोड, second and third byte represent the 16-bit target address, any memory location from 0000 to FFFF। कहीं से भी ले जाकर कहीं पे भी आप उसको ले जा सकते हैं बिटवीन दिस एड्रेसेस। शॉर्ट जंप वही जो भी हम पढ़ रहे थे, 2 बाइट का होता है। फर्स्ट बाइट जो होता है वो ओपी कोड होता है, सेकंड होती 2 इंस्ट्रक्शन की, तो सेकंड बाइट क्या होती है, रिलेटिव टारगेट होते हैं, जो कि 00 और FF के दरमियान होता है। 1 + 125 है बैकवर्ड एंड 125 टू करंट पीस। यानी कि ये यहाँ तक फॉरवर्ड कितना कर सकते हैं, 127, और बैकवर्ड कितना कर सकते हैं, 128, क्योंकि इसके 2 ही बाइट होते हैं शॉर्ट जंप के। ओके, टू कैलकुलेट द टारगेट एड्रेस ऑफ ए शॉर्ट जंप। ठीक है, शॉर्ट जंप में कौन कौन से आ रहे हैं, शॉर्ट जंप आ रहा है, JNZ आ रहा है, JZ आ रहा है, DGNZ आ रहा है, और बहुत सारे जो हमने ऊपर पढ़े थे। The second byte is added to the PC of the instruction immediately below the jump। वो एड्रेस खुद ब खुद ही ऐड हो जाता है। If the target address is more than 128 to 1 + 127 byte from the address below the short jump instruction, the assembly will generate an error starting the jump is out of range। It out of range। वो वैसे ही अगर हमारे पास जो टारगेट है उसका एड्रेस इनके दरमियान से बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो असेंबलर जो है वो एरर जनरेट कर देगा। अब ये एक लाइंस लिखी हुई है, प्रोग्राम तो मैं नहीं कहूंगा इनको, मैं कहूंगा ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। रेड वाली देखिए और वो उसको देखिए। अब ये देखिए कि क्या हो क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश करें और फिर मैं इसको बताता हूँ कि क्या हुआ क्या है। पहले आप खुद समझने की कोशिश करें।
जी बेटा, कुछ समझ में आया? सिंपल। पहले देखिए रेड, ये नेक्स्ट लिखा हुआ है, जंप करवा दिया है और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इनके एड्रेस में वो जो 127 और 120 प्लस से लेकर -127 के दरमियान ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो वो एरर जनरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, ये स्लाइड सबके पास है, तो आप बाद में इसको आराम से देखिएगा, कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। कॉल इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। अच्छा, कॉल इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू कॉल सब रूटीन। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, बस जैसे ही कॉल का लेबल आएगा वो उस सब रूटीन को चलाने लगेगा, जो भी आपने उस लेबल के साथ सब रूटीन लिखी हुई है। Subroutine are often used to perform tasks that need to be performed frequently. इस तरह फर्क कीजिए, 7 का टेबल चलाना है। टेबल चलाने का एक रूटीन है, चाहे वो 7 हो 6 हो, या कैसे चलाते हैं टेबल, उसको मल्टीप्लाई करके चलाते हैं। तो मैं एक मल्टीप्लाई का सब रूटीन बना लूंगा, उसमें जो भी नंबर आएगा वो उसको उस लिहाज से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब रूटीन एक एग्जाम्पल बताइए मैंने। मुझे वो रूटीन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही दफा लिखूंगा और कॉल कर दिया करूंगा जब भी मुझे मल्टीप्लिकेशन का टेबल चलाना होगा। तो दिस मेड अ प्रोग्राम मोर स्ट्रक्चर्ड इन एडिशन टू द सेव मेमोरी स्पेस। जाहिर सी बात है, एक ही चीज को बार बार लिखने से मेमोरी बढ़ेगी, और अगर एक ही दफा लिखा हुआ होगा और उसको बार बार कॉल किया जाएगा तो मेमोरी कम यूज होगी। लॉन्ग, इसमें भी दो होते हैं, लॉन्ग कॉल और एब्सोल्यूट कॉल। एब्सोल्यूट कॉल वही 2 बाइट का होता है, लॉन्ग कॉल जो होता है वो 3 बाइट का होता है। 3 बाइट का मतलब वही कि 64K का आपके पास सब रूटीन होना चाहिए, और ये सिर्फ 2K का होना चाहिए। अगर आप 2K का कोई सब रूटीन बना रहे हैं तो आप एब्सोल्यूट कॉल को कॉल करेंगे, और अगर आप 64 से बड़ा सब रूटीन बना रहे हैं तो आप लॉन्ग यानी कि एल कॉल को यूज करेंगे। When a subroutine is called, control is transferred to the subroutine, the processor. दी बात है, कॉल जिसे हमने पहले देखा था कि प्रोग्राम में चाहे जंप हो रहा है, लूप चल रहा था, वो प्रोग्राम अपना कंट्रोल नहीं छोड़ रहा था, वो नेक्स्ट लाइन टू नेक्स्ट लाइन चल रहा था। मगर कॉल में वो प्रोग्राम वहीं का वहीं रह जाएगा, ये जिस सबरूटीन को चला रहा होगा कंट्रोल उसके पास आ जाएगा। वो यही बोलना चाह रहा है। Save on the stack the address of the instruction immediately below the call. वो स्टैक क्या करता है, वो एड्रेस सेव कर लेता है जो कि कॉल होने से पहले स्टार्ट थे। Begin to fetch instruction from a new location. और जैसे ही कॉल यूज करेंगे स्टैक में पुराने वाले चला जाएगा, नई वाली इंस्ट्रक्शंस को कॉल करना स्टार्ट कर देगा प्रोसेसर। After finishing execution of the subroutine, the instruction RET transfer control back to the caller. मतलब जिस प्रोग्राम ने कॉल किया है उसके बाद दोबारा कंट्रोल चला जाएगा RET के बाद, यानी कि सब रूटीन के प्रोसेस में आपको RET लिखना होगा जब भी वो छोड़कर जाएगा उस रूटीन को। इस तरह असेंबली लैंग्वेज में एंड लिखना जरूरी है, इसी तरह सब रूटीन में आखिर में RET लिखना जरूरी है। RET स्टैंड फॉर रिटर्न, यानी कॉल का प्रोसेस करने के बाद, कॉल का सब रूटीन चलाने के बाद वो मेन प्रोग्राम पर चला जाएगा। अगर ये नहीं लिखेगा तो आप उसी सब रूटीन में फंसे रहे, अपने मेन प्रोग्राम पर नहीं आ पाओगे। अब ये एक एग्जांपल है, इसको देख लीजिए। ओरिजिन 0 से स्टार्ट किया है, 555 ए में डाला है, ए को P1 पे डाल दिया है। एल कॉल डिले, एक कॉल की है लॉन्ग जो कि डिले का है, और डिले का प्रोग्राम ये यहाँ पे बना हुआ है। ओरिजिन 300 से स्टार्ट किया है, मूव कर दिया है R5 में FF। अब यहाँ पे R5 या R1 या R2 जो भी होगा वो स्टैक में चला जाएगा, यहाँ पे R5 की नई वैल्यू आ जाएगी FF। ठीक है, और उसको एक कंडीशनल
लूप पे चला दिया है, अगेन अगेन चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? एफ तक, यानी कि 255 तक, और फिर रिटर्न हो जाए। रिटर्न होने के बाद वो इस कॉल के नीचे आ जाएगा। ए में दोबारा ए डाल दिया है हमने और उसको मूव करवा दिया है A1, उसके बाद फिर डिले कॉल किया है। यानी कि ये वाली इंस्ट्रक्शन और ये वाली इंस्ट्रक्शन के बीच में क्या है? डिले है। डिले का प्रोग्राम बनाया हुआ है। डिले का प्रोग्राम क्या कर रहा है? 255 तक की काउंटिंग कर रहा है और फिर रिटर्न हो रहा है। और फिर शॉर्ट जंप है बैक, बैक से दोबारा यहाँ पे आएगा, यानी कि ए पे 55 आएगा या ए आएगा, मगर बीच में 255 की काउंटिंग होने के बाद। ये प्रोग्राम समझ में आ गया है? P1 पोर्ट 1, पोर्ट 1 माइक्रो कंट्रोलर के कितने पोर्ट होते हैं? 4 पोर्ट होते हैं। यार क्यों नहीं पता तुम लोगों को? ये दूसरा वाला चैप्टर करवाया था ना, दूसरा वाला चैप्टर मैंने ये हार्डवेयर कनेक्शन में ये कितने पोर्ट है? पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, यानी कि 4 पोर्ट है। बेटा चीजें याद करना स्टार्ट कर दो, बहुत मुश्किल हो जाएगी बंदा। ठीक है, हम क्या कर रहे थे अभी फिलहाल? हम लोग ब्रांचेस कर रहे थे, लूप पे आ गए थे हम लोग। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? एक और प्रोग्राम है, इसको भी जरा देख लीजिए। जी बेटा, समझ में आया प्रोग्राम? यस सर। आपकी आवाज नहीं आई अभी तक। चले आगे चलते हैं फिर। ये एक और प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्राम देख लीजिएगा पुश एंड पॉप के साथ। ठीक है, कि किस तरह वैल्यूज आ रही है, किस तरह वैल्यूज जा रही है। ये मर्ज है प्रोसेसर और कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के साथ। इसमें कॉल का भी डिले भी दिया हुआ है और वो तमाम की तमाम चीज़ें दी हुई हैं। तो ये प्रोग्राम बैठ के देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे।
Only difference between A call and L call is the target address for L call can be anywhere within the 64 kilobyte. The target address of A call must be within the 2K byte range. सिर्फ एक ही चीज़ फ़र्क होती है, बड़ा सब रूटीन है तो आपको एल कॉल यूज़ करना पड़ेगा, अगर 2 बाइट के अंदर अंदर है तो आपको ए कॉल यूज़ करना पड़ेगा. The use of A call instead of L call can save a number of byte of program ROM space. जाहिर सी बात है A call यूज़ करेंगे तो उसका जो है मेमोरी साइज छोटा होगा और L call यूज़ करेंगे तो उसका मेमोरी साइज बड़ा होगा. ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको देखते रहिएगा. मैं एग्जांपल्स इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आपको समझने के लिए कुछ होना चाहिए होमवर्क के तौर पे, ताकि आप मुझसे सवाल पूछ सकें कि आज ये चीज़ समझ में नहीं आई और ये चीज़ समझ में नहीं आई. मैं अभी बता दूं कि ये डिले का प्रोग्राम गौर से देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में डिले का प्रोग्राम आएगा और सिंपल नहीं आएगा बल्कि आपके रोल नंबर को यूटिलाइज करते हुए आएगा. तो ये प्रोग्राम अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में आपको पूछ लीजिएगा. ओके. CPU executing an instruction take a certain number of clock cycles. जाहिर सी बात है, प्रोसेसर है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बने हुए कंपोनेंट है, तो क्लॉक का बहुत मेन किरदार होता है. क्लॉक की वजह से ही तमाम चीज़ें अप एंड डाउन हो जाती हैं. कैसे, इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. देयर आर रेफर एज ए मशीन साइकिल. आपको पता है मशीन साइकिल क्या होती है, जो कि इंस्ट्रक्शंस तक की तमाम इंस्ट्रक्शन को फुलफिल कर लेती है, यानी कि फैच और एग्जीक्यूशन दोनों को मिलाकर मशीन साइकिल होती है. The length of the machine cycle depend on the frequency of the crystal oscillator connected to 8051. मगर यहाँ पर मशीन साइकिल किस पे डिपेंड कर रही है कि आपने कौन सी फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल लगाया है. इन ओरिजिनल 8051 वन मशीन साइकिल लास्ट 12 ऑसिलेशन पीरियड. अरे ओरिजिनल में जो है 8051 के साथ एक साइकिल किस पे डिपेंड कर रही होती है, 12 ऑसिलेशन ऑफ पीरियड्स पे कर रही होती है. ओके. जब 12 पे कर रही होती है, अच्छा पहले तो ये आप पता कर लें कि जो पास क्रिस्टल होता है वो कोई एक्यूरेट नहीं होता है. फाइंड द पीरियड ऑफ द मशीन साइकिल फॉर 11.0592 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी. इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 921.6 किलो हर्ट्ज. ये एक मशीन साइकिल है. मशीन साइकिल इज 1 डिवाइड बाई 9.2 किलो हर्ट्ज, जो कि एक मशीन साइकिल 1.085 माइक्रो सेकेंड्स का बन जाता है. ये बात क्लियर हो गई है. यार आप लोगों की आवाज नहीं आती मुझे. यस सर, क्लियर हो गया सर. क्लियर हो गया. अच्छा मुझे बताइए, अगर मेरे पास क्रिस्टल जो है वो 15 मेगाहर्ट्ज का है तो मशीन साइकिल कितने माइक्रो सेकेंड्स की होगी. जी कितनी की होगी भाई. मेरे पास क्रिस्टल जो है वो 15 मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ है, तो मशीन साइकिल कितने सेकंड्स की हो जाएगी. 1.25. कैसे. जी बेटा कैसे.
भाई 15 को 12 से डिवाइड करो, जो आंसर आए सर उसको 0.8 होगा। तो माइक्रो जो भी सेकंड आएगा वो आ जाएगा। वो बताया हुआ है कि 8051 की अगर इतने क्रिस्टल लगाएंगे, हाउ लॉन्ग इट टेक टू एग्जीक्यूट ईच इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन है BCD। अब हर इंस्ट्रक्शन की मशीन साइकिल बताई हुई है। ये एक मशीन साइकिल पे चल रहा है, ये भी एक मशीन साइकिल पे चल रहा है, ये 2 मशीन साइकिल पे चल रहा है, ये 2 लॉन्ग जंप है 2 मशीन साइकिल पे चलेगा, शॉर्ट भी 2 मशीन साइकिल पे चलेगा, F जो है वो 1 मशीन साइकिल पे चल रहा है और G जो है वो 4 मशीन साइकिल पे चल रहा है। ठीक है, एक और प्रोग्राम है, ये भी देख लीजिएगा आप मशीन साइकिल के हवाले से। ये तमाम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप नेक्स्ट टाइम देख कर आएंगे। इसी के साथ हमारे पास जो है ये ख़त्म हो गया। अब हमको सिर्फ 3 चैप्टर लेकर चलना है। कौन कौन से? टाइमर, सीरियल पोर्ट और इंटरप्ट का। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी क्लास ऑफ करते हैं और नेक्स्ट टाइम ये चीज़ असेंबली लैंग्वेज को आप देख कर आएंगे और बाकी चीज़ें देख कर आएंगे। इन्हीं की मदद से मैं टाइमर, सीरियल पोर्ट और इंटरप्ट को आपको अच्छी तरह समझा सकता हूँ। अगर इसकी बेस नहीं बनी हुई होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको टाइमर समझना, सीरियल पोर्ट को समझना या इंटरप्ट की प्रोग्रामिंग को समझना। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? इंशाल्लाह फिर हम लोग वेडनेसडे को मिलते हैं विद ए क्विज और छोटे सा क्लास लेकर। कोई सवाल पूछना है आपको? किसी को कोई सवाल पूछना है? अगर नहीं पूछना है तो हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह। सर स्लाइड्स डालेगा के लिए अच्छा अटेंडेंस। नहीं बेटा, आपकी आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। अटेंडेंस सर। ओके बेटा, अटेंडेंस ले लेते हैं, मगर पहले आपको सवाल पूछना है कोई? स्लाइड्स वगैरह ग्रुप पे डाल दें। बेटा आपकी आवाज नहीं आई है बिल्कुल भी। कोई सवाल पूछना है बेटा? अनस, अनस। सर स्लाइड वगैरह ग्रुप पे डाल दें। बेटा कितनी दफा डलवाऊंगा मैं, पहले डाल चुका हूं मैं और दोनों सेक्शनों में डाली है मैंने। ठीक है सर। आके बेटा यस नो में जवाब दो, कुछ आवाज ही नहीं आ रही है तुम्हारी। नहीं सर, जब पढ़ूंगा तो अगर कोई कंफ्यूजन आएगी तो मैं सवाल पूछ लूंगा बाद में। बेटा बिल्कुल आवाज नहीं आई है आपकी। हेलो 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 जी बेटा। जी सर, अगर बाद में पढ़ूंगा अगर कोई कंफ्यूजन आएगी तो मैं पूछ लूंगा। बेटा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सही आ रही है। आपके माइक में बहुत गड़गड़ाहट है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। या तो माइक थोड़ा दूर करके बोले या उसके जो पिन है सब जब उसकी तरफ। मुझे कोई मसला होगा मैं आपसे पूछ लूंगा सर, वो ये कह रहे हैं। जी सर वो कह रहा है कि जब मुझे कोई मसला होगा सर तब मैं आपसे पूछ लूंगा। चले जब पूछेंगे। आयशा। प्रेजेंट सर।
बिलाल, प्रेजेंट सर। चांद। प्रेजेंट सर। बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि मुझे ये चांद कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, मैं कुमार बोल सकता हूँ। जी सर बोल दिया, जी सर बोल दिया कुमार मैंने। सानू सर। सर बिलाल कुमार, असगर बस बेटा, बस बेटा, बस मेरा। जी बिलाल, कहाँ गायब हो गए आप? सर अभी बोला था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। अच्छा, चले दानियाल, नहीं सॉरी, दानियाल। दानियाल, प्रेजेंट सर। फखरे आलम, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। फरीद, प्रेजेंट सर। फयाज, प्रेजेंट सर। हमाद, प्रेजेंट सर। जुनेद, प्रेजेंट सर। इमन, प्रेजेंट सर। मुइज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। आदिल, प्रेजेंट सर। अफान, अजल, अंजाल, प्रेजेंट सर। असदुल्ला, असदुल्ला, असदुल्ला। सर उनका माइक ऑन किया हुआ है, प्रेजेंट नहीं आ रहा सर, उसकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो। असलम, जी जी सर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद असलम प्रेजेंट सर। अच्छा ठीक है बेटा। अजान, सर हेलो बाबर, सर, मोहम्मद अजान या मोहम्मद आजैन? आजान, आजान बोला था। AZAN। बाबर, प्रेजेंट सर। फैजान, प्रेजेंट सर। अकरम, प्रेजेंट सर। इकराम सर। जाजेब, प्रेजेंट सर। नजम, प्रेजेंट सर। निहाल, प्रेजेंट सर। सैफ, सैफ, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। तैयब, यूसुफ, प्रेजेंट सर। यूसुफ कैसर, प्रेजेंट सर। खराब होगा। गदमफर, गदमफर,
अरे लास्ट टाइम कैसर का माइक ठीक हो गया था ना? जी सर, उसका माइक ठीक हो गया था लास्ट टाइम। ठीक है हेलो सर। सर वो प्रेजेंट है सर। हेलो। शहबाज सर मेरा नहीं आया ना शहदार सर, प्रेजेंट सर। अगर तुम पीछे से बोलने चले जा रहे हो तो भाई क्यों बोलूंगा मैं? सर तो मेरा भी आया ना। जी आ गया। शहबाज प्रेजेंट सर। शाहिद शिराज सर जहांजीब का हो तो गया था पहले। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर।